हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राज कंवर, आपका 12th क्लास का बिजनेस स्टडी फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, मतलब स्टार्ट कर दिया है मैंने फर्स्ट जो अभी बताया था इससे पहले वाला एपिसोड, उसमें जो वीडियो था उसमें आपका क्या था कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है और मैनेजमेंट के फीचर्स यानी विशेषताएं क्या होती है। तो विशेषताएं और अर्थ हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या है, मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, मैनेजमेंट किस लिए किया जाता है, उसके उद्देश्य क्या है, उसको हम पढ़ेंगे। अब मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य होते हैं तो मैं पहले आपको बता दूं कि आपको अगर मीनिंग याद है, मैनेजमेंट का मीनिंग याद है और मैनेजमेंट की जो विशेषताएं याद हैं, अगर उनको आप समझ गए हैं, मैनेजमेंट का मीनिंग और विशेषताएं अगर आप समझ गए हैं, तो अब आपको मैनेजमेंट के जो उद्देश्य हैं उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उद्देश्य में हमने जो उद्देश्यों को है क्लासिफाई किया अलग अलग तरीके से। तो जो आपकी बुक में दे रखा है फॉर ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो वो दे रखा है प्राइमरी, सेकेंडरी और पर्सनल एंड सोशल। 4 तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। मैनेजमेंट के या प्रबंध के उद्देश्य 4 दे रखे हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और पर्सनल एंड सोशल। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए 3 दे रखे हैं, पर्सनल, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन वाला है वो इंग्लिश मीडियम के प्राइमरी और सेकेंडरी से मैच होता है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के आपके बनाया ऑर्गेनाइजेशन, और जो इंग्लिश मीडियम वालों के हैं ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग 2 पार्ट में बना दिया, और फिर पर्सनल और सोशल दोनों में कंबाइंड है, मैच होता है। तो हम उद्देश्य स्टार्ट करेंगे। उद्देश्य क्या है, मतलब मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, मैनेजमेंट क्यों, मतलब उसने बोला था कि मैनेजमेंट के कुछ उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों को पाने के लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है। तो अब उद्देश्य पढ़ेंगे कि क्या होता है। पहला, प्राइमरी उद्देश्य यानी प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। प्राइमरी में कुछ नहीं होता है, आपका प्राइमरी क्या रहता है, जो आप जिसके लिए जो एंटिटी या कंपनी आप चला रहे हैं, सबसे पहले तो प्रायोरिटी मैनेजर की उसी के लिए होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी उसको अपने कंपनी के लिए निभानी होती है। तो पहला अपनी कंपनी के जो उद्देश्य हैं उसको पाना, मतलब पहले कंपनी के क्या उद्देश्य, कंपनी में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। अब वो सर्विस कंपनी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो भी प्रोडक्शन बना ले, कोई गुड्स या सर्विस दोनों रिलेटेड कंपनी हो सकती है। तो जो भी कंपनी है उसकी प्रोडक्शन बनाना, उसका प्रोडक्शन मतलब सर्विस है तो सर्विस का प्रोडक्शन करना, और अगर कोई गुड्स है तो उससे रिलेटेड है तो गुड्स का प्रोडक्शन करना। मतलब पहला काम था जो कंपनी जिस फील्ड में काम कर रही है उसका प्रोडक्शन करना, प्राथमिक उद्देश्य। फिर उसके साथ प्रोडक्शन तो कर लिया, प्रोडक्शन के बाद उसका क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसको सेल भी करना है, बना के रखना नहीं है, उसको सेल करना है, क्योंकि सेल करेंगे तभी कुछ पैसे आएंगे। क्या, कुछ पैसे मतलब प्रॉफिट है वो आपको होगा, तो प्रॉफिट पाना ये भी उसका उद्देश्य होता है। आपकी कंपनी क्यों लगाई, लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट कैसा, सूटेबल प्रॉफिट, मतलब उचित लाभांश या उचित लाभ, जो न तो आपको घाटे में रखे और न सामने वाले को। मतलब सामने वाले को आप सेल करो तो उसको ऐसा नहीं लगे कि बहुत महंगा मिला, और आप जब सेल करो तो आपको ये ना लगे कि बहुत सस्ता सेल हुआ। तो दोनों को रिजनेबल प्रॉफिट, मतलब जो आपका प्रॉफिट है वो सूटेबल होना चाहिए सामने वाली पार्टी को, सेलर और बायर दोनों को, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉफिट आएगा तो सबसे पहला प्रोडक्शन करना, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, और फिर एक सूटेबल प्रॉफिट गेन करना। और प्रॉफिट के बाद अगर कुछ आपकी कंपनी के पास इनकम होगा तभी तो आप अपने एम्प्लॉय लोगों को क्या दे पाएंगे, रिम्यूनरेशन, यानी उनको सैलरी या एम्प्लॉयमेंट जो भी उनका है उनको दे पाएंगे। अब रिम्यूनरेशन में आप मैनेजर हो या सब मैनेजर हो या एम्प्लॉय हो या फिर जो कंपनी के MD वगैरह है, उन सबको अपना अपना सैलरी या उनका पेमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहला क्या रहता है आपका प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य। कंपनी की प्राइमरी उद्देश्यों में सबसे पहले मैनेजर का उद्देश्य रहता है कि कंपनी जिस फील्ड में काम कर रही है उसका प्रोडक्शन करना टाइम टू टाइम,
प्रोडक्शन करने के बाद उसकी सप्लाई करना, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेल करना, सेल करने के बाद एक सूटेबल प्रॉफिट गेन करना, मतलब जो आपके बायर और सेलर दोनों के लिए क्या हो, सूटेबल हो, ऐसा प्रॉफिट गेन करना। और उस प्रॉफिट को गेन करने के बाद जो आपके पास पैसे आते हैं उससे अपने कंपनी के एम्प्लॉय लोगों को या अपने एमडी या मैनेजमेंट स्टाफ सबको क्या दो, उनका रिम्यूनरेशन यानी उनका सैलरी या पे स्केल उनको पेमेंट करो। ये आपका था प्राथमिक उद्देश्य। अब सेकेंडरी उद्देश्य मतलब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव या द्वितीयक आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब जो ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को पाने में हेल्प करते हैं। मैनेजर के जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेकेंडरी जो आपके उद्देश्य होते हैं, वो उद्देश्य वो होते हैं जो आपके जो मैनेजर के प्राइमरी उद्देश्य हैं उनको पाने में उनको हेल्प करता है। कैसे, मैंने लिख दिया है हेल्प टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो किसको हेल्प करेंगे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को पाने में हेल्प करेंगे, किसकी, मैनेजर की। तो इसमें होते कौन है, पहला क्वालिटी। आपने प्रोडक्शन तो कर दिया, रफ एंड टफ बहुत सारा प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है बहुत डल है, तो बताओ क्या आपका जो प्राइमरी आपका जो रहेगा उद्देश्य वो पूरा होगा, नहीं। उसने बोला था कि प्रोडक्शन होना चाहिए, बस प्रोडक्शन हो गया रफ एंड टफ जो भी जैसा था, अब वो सेल होगा क्या, नहीं होगा। ऐसा गंदा माल कौन खरीदेगा, तो डिफेक्टिव माल कोई नहीं खरीदेगा, सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो रिम्यूनरेशन भी कैसे देंगे, तो सारे के सारे रुक जाएंगे। तो इसके लिए क्या, सबसे पहले आपकी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखें। तो उसका मैनेजर का दूसरा उद्देश्य जो सेकेंडरी उद्देश्य रहता है वो ये कि प्रोडक्शन जो जिस चीज़ का हो रहा है उसमें क्वालिटी हमेशा परफेक्ट, क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो पर क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मतलब आप जो मतलब दिन में 4 चैप्टर अगर कोई कंप्लीट करके दे रहा है आपको, वो चीज़ आप इग्नोर कर सकते हैं। आप दिन में 1 चैप्टर भी अगर कंप्लीट होता है तो आप क्वालिटी लें, क्वांटिटी ना लें। मतलब आप अपनी लाइफ में जहाँ भी रहें क्वालिटी को प्रायोरिटी दें, क्वांटिटी को कभी ना दें। क्वांटिटी कम होगी तो चलेगी लेकिन परफेक्ट चीज़ होनी चाहिए। आपकी एजुकेशन भी आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी बेस होनी चाहिए, क्वांटिटी बेस नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा क्या, क्वालिटी एकदम अच्छी हो। जो भी ब्रांड या जो भी प्रोडक्ट या जो सर्विस दे रहे हो आप, आपकी कंपनी जो लोगों को सर्विस दे रही है या प्रोडक्शन करके दे रही है, उसकी क्वालिटी क्या हो, एकदम परफेक्ट। तो सबसे जो सेकेंडरी आपका ऑब्जेक्टिव था मैनेजर का, वो क्वालिटी ध्यान में रखना। फिर यूज़ टाइम एंड पैलेस, जो भी आपके पास समय और जो जगह है वहाँ उसी समय उसी जगह आप प्रोडक्शन तैयार करो, आप डिस्ट्रीब्यूशन करो, आप डील करो फटाफट से। मतलब समय आ गया, मतलब जो पटाखों की सेल होगी वो दिवाली पे ही होगी, तो दिवाली मतलब एक समय आ गया। पैलेस मतलब आपको कहाँ किस जगह करना है, मतलब जिस जगह आपको लग रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा सेल होने वाली है और सीज़न भी है, समय भी है और जगह भी है, तो उसी समय उसी जगह पे डील फिक्स करके अपनी सप्लाई अपना डिस्ट्रीब्यूशन दे देना चाहिए। अगर सोचेंगे कि नहीं थोड़ा समय और आने दो, थोड़ा समय और क्या पता इसकी सेल की प्राइस बढ़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो वो समय के इंतज़ार में रहेंगे ना, तो जो है वो सब कुछ चला जाएगा। आप वेट न करें, एट ए टाइम एट ए मोमेंट आप अपना डिसीजन ले और सही समय पर सही जगह पर आप अपना जो है सप्लाई दें और सही समय पर प्रोडक्शन करें, सही समय पर आप अपना सही जगह पर प्रोडक्शन सप्लाई तैयार रखें। अगला रहता है कोऑर्डिनेट, मतलब जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फिर उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, रेम्यूनरेशन हो रहा है, तो वो उन सब में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। प्रोडक्शन बनाने के लिए आपके एम्प्लॉय और आपकी मशीनरी के बीच में कोऑर्डिनेट होना चाहिए। फिर आपके और आपके एम्प्लॉय लोगों के बीच में कोऑर्डिनेट होना चाहिए, क्योंकि वो आपको तभी एक्सेप्ट करेंगे, आपके ऑर्डर तभी फॉलो करेंगे जब आपका व्यवहार उनके साथ कैसा होगा, एक कोऑर्डिनेट एक समन्वय का संबंध होगा, तभी वो आपका समन्वय को हम एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेशन का, बिल्कुल। तो उस जगह आपको समझ में आ जाएगा कि समन्वय क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो आपका क्या होना चाहिए, इन सब के बीच में एक समन्वय, एक कड़ी का काम होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चले। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेशन, मतलब सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। अब रहता है आपका पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत जो आपके रहते हैं
उद्देश्य वो क्या रहता है। पर्सनल उद्देश्य, पर्सनल मतलब ये तो थे कंपनी के उद्देश्य, कंपनी क्या चाहती है, ठीक है। फिर ये कंपनी के सेकेंडरी उद्देश्य जो मतलब कंपनी के उद्देश्यों, मेन उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये सेकेंडरी उद्देश्य हेल्पफुल होते हैं। फिर रहता है पर्सनल, पर्सनल मतलब जो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब जो किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो। मतलब कंपनी के अंदर इंसान काम करता है, मशीनरी काम करती है, उसके साथ में क्या इंसान भी काम करता है, एम्प्लॉय लोग भी, वर्कर लोग भी काम करते हैं। तो उन वर्कर को, एम्प्लॉय को या उन मैनेजर स्टाफ को या एमडी स्टाफ को, उनको भी क्या, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बताओ सिर्फ मशीनरी पे ध्यान दे रहे हो, अपने एम्प्लॉय लोगों को इग्नोर कर रहे हो, क्या है चलने दो ना, ये तो ऐसे ही चिल्लाएंगे, तो बताओ प्रोडक्शन कौन करेगा, मशीनों को कौन चलाएगा। क्योंकि उनको, एम्प्लॉय लोगों को खुश नहीं रख पा रहे हो आप, तो आप अपनी कंपनी में मैनेजर कहलाने के लायक ही नहीं हो। आपको सबसे पहले अपने जो स्टाफ है उसको हैप्पी रखेंगे, तभी वो हैप्पी काम करेंगे, काम अच्छा होगा, मशीनरी का फुल यूज़ होगा और प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। अगर वो अनहैप्पी हैं तो आपका सारा काम बर्बाद हो जाएगा, कितना भी मैनेजमेंट कर लो सब पे पानी फिर जाएगा। तो सबसे पहले वर्कर या एम्प्लॉय, उनको क्या करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है। क्या करना होता है, सेटिस्फाई मतलब जो वर्कर है आपकी कंपनी में काम कर रहा है उसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। किसी भी चीज़, मतलब वो सैलरी रिलेटेड हो या किसी सुविधा या सर्विस से रिलेटेड हो, उनको मतलब वो टाइम टू टाइम, लाइक मैं ऐसे बोल दूँ कि रिफ़्रेशमेंट है, आप दो उनको टाइम टू टाइम कि चलो आपका रिफ़्रेशमेंट आधा घंटा आपको टाइम दिया, 15 मिनट, आप 4 घंटे कंटिन्यू काम कर रहे हो, उसके बाद आपको एक 10 मिनट का ब्रेक दे दो ताकि आप अपने आप को रिफ़्रेश कर लो, आप अपना रिफ़्रेशमेंट ले लो, आप अपना मतलब माइंड फ्रेश कर लो और फिर से काम पे लगो। ऐसे हैप्पी रहेंगे। आप जाओ कंपनी में और अपने एम्प्लॉय लोगों को देखो काम करते हुए और उनका प्रोडक्शन अच्छा हो तो उनकी ज़रा सी पीठ थपथपा के आप बोल दो कि वाह शाबाश, बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया, तो देखना दूसरे दिन और अच्छे से काम करेगा वो, कि देखो मैनेजर ने मेरी पीठ थपथपाई है, मैनेजर ने मुझे, मतलब उनको मोटिव करो, फिर उनको सेटिस्फाई करो। वो अपनी सैलरी के साथ सेटिस्फाई हो, अपनी कंपनी से जो उनको सुविधाएं मिल रही है उनके साथ वो सेटिस्फाई हो, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो वर्कर या एम्प्लॉय लोग जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई करो, ये व्यक्तिगत उद्देश्य में आता है। दूसरा है प्रॉफिट और डिविडेंड, मतलब एम्प्लॉय लोगों के साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी कंपनी में पैसे लगा के बैठे हैं, आपकी कंपनी में पैसे, तो उनको पैसों के बदले में क्या मिलेगा, या तो प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा, या फिर उनको कोई ब्याज वगैरह मिलेगा। तो आपकी कंपनी जो उन लोगों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। उनको, अगर वो हैप्पी नहीं होंगे, उन्होंने बोल दिया कि नहीं यार कंपनी से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हम अपना पैसा निकाल लेंगे, तो निकालेंगे तो आपकी कंपनी का क्या होगा, डूब जाएगी ना भाई, बंद हो जाएगी कंपनी। तो हमें क्या करना है, जिन लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है, जो लोग अपना हित रखते हैं हमारी कंपनी में, उन सभी व्यक्तियों का हमें, मैनेजर को है जो ध्यान रखना चाहिए कि उनको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। उनको लाभांश जितना वो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दो, लेकिन उनको टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड दो, लाभांश दो, प्रॉफिट दो। जो आपका मेन एमडी का, कंपनी का मालिक है, उसको आप टाइम टू टाइम प्रॉफिट कमा के देंगे तभी वो आपको रखेगा, नहीं तो आप जैसे मैनेजर की उसको क्या आवश्यकता। जब कंपनी डूब के ही चल रही है तो मैनेजर की क्या आवश्यकता। मैनेजर क्यों रखा, क्योंकि वो जो कंपनी के उद्देश्य हैं, जो मैनेजर के एमडी सर चाहते हैं, बस वो उनको मिलना चाहिए। तो वो मिलेगा कब, जब वो अपने इन उद्देश्यों को पूरा करेगा। तो मैनेजर का प्राइमरी उद्देश्य, सेकेंडरी एंड पर्सनल उद्देश्य, एंड देन थर्ड में रहता है आपका सोशल। सोशल मतलब एक कंपनी होती है वो समाज में रहकर ही काम करेगी, समाज में रहना ही पड़ेगा। आप जो भी, जितना भी बड़ा बिजनेस लगा लो, आपको समाज से तो डायरेक्ट कनेक्ट होना ही है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन कौन खरीदेगा, ये सोसाइटी तो खरीदेगी, समाज ही तो खरीदेगा, कौन खरीदेगा। मतलब आप इनसे अलग नहीं हो सकते। तो जब इनसे अलग नहीं हो सकते, इनसे कनेक्ट हैं, तो इनके लिए भी एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक उत्तरदायित्व होता है। तो मतलब उन उत्तरदायित्व, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए एक मैनेजर के क्या उद्देश्य होने चाहिए वो मैं बताती हूँ आपको। सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, जैसे आपकी फील्ड में आप अपने वर्कर को रख रहे हैं ना, अपनी कंपनी में रख रहे हैं बहुत सारे एम्प्लॉय लोगों को, तो ऐसे समाज के कुछ फील्ड है जहाँ पर लोग जॉब के लिए तरस रहे हैं। एक बंदा ऐसा है जिसके पास 2-4 जॉब है, आराम से चल रहा है उसका, और एक बंदा ऐसा है जिसके पास कोई जॉब ही नहीं है, घर पे उनके खाने के 2 टाइम के रोटी के भी मतलब नसीब नहीं हो रही हैं। तो ऐसे लोगों को कंपनी अपने मतलब जो आपकी फील्ड है, मैनेजर है, वो अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को जॉब दे
तो समाज के जो मतलब रोजगार से जो वंचित वर्ग है, मतलब रोजगार जिनको नहीं मिला है, जिनको जॉब नहीं मिली हुई है, उन लोगों को कंपनी में जॉब दे, ये मैनेजर का जो सोशल या सामाजिक उद्देश्य होता है। फिर उसके बाद कंपनी को पता है, मैनेजर को पता है कि हमारे यहाँ पे मतलब स्कूल की कमी है, एरिया है जहाँ पर हमारी कमी लगी, तो यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बहुत कम है, तो वहाँ उस एरिया में जहाँ लगे आपको, तो समाज के प्रति अपनी कंपनी ने इतना सारा प्रॉफिट कमाया है समाज से, तो समाज के लिए थोड़ा बहुत हमें भी करना चाहिए। तो समाज रहेगा, समाज अच्छा होगा, तभी तो हमें कुछ मिलेगा। हम प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग तो गंवा रहे, तो उसका कौन यूज़ करेगा। मतलब प्रोडक्शन तो है, ब्रांडेड चीज़ें हैं, लेकिन समाज समझता ही नहीं है कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड होता क्या है, तो यूज़ कौन करेगा। तो उसको समझाने के लिए उनको क्या मतलब उनमें वो ज्ञान, वो शिक्षा होनी ज़रूरी है, तो उसके लिए उनको पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई के लिए मैनेजर का जो सामाजिक उत्तरदायित्व या उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि आप स्कूल लगाओ। स्कूल लगाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे तो नई जनरेशन के अकॉर्डिंग अपना लाइफ जीना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड बढ़ेगी। जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके प्रति उनकी डिमांड बढ़ेगी तो आपकी सेल होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो मतलब आप समाज के ऊपर कुछ खर्च करेंगे तो वो आपका प्रॉफिट ही है। ऐसा ही समझ के चलो कि मैंने खर्च नहीं किया है, ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, विनियोग किया है, निवेश किया है, जो मुझे रिटर्न वापस अपनी सेल को बढ़ा के प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। तो उसका सामाजिक उत्तरदायित्व क्या हुआ, स्कूल से लगाना जैसे, या कोई संस्था लगाना, या ऐसा कुछ लगाना जिससे समाज डेवलप हो। समाज क्या हो, डेवलप हो। समाज को डेवलप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा है चाइल्ड होम मतलब जो बच्चे होते हैं वो मतलब आप बोल दें कि अनाथ बच्चे होते हैं जिनके पास रहने का करने का घर वगैरह नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, वो लोग गरीब होके मतलब आप फुटपाथ में देखते हैं जो गरीब लोग हैं वो भीख मांग के अपना काम चला रहे हैं। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भीख मांग रहे हैं, वो उनके पास उनकी लाइफ को जीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो कंपनी होती है, कोई कंपनी, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका मैनेजर का उद्देश्य होता है कि ऐसे बच्चों के लिए वो क्या बनाए, चाइल्ड होम बनाए, ताकि वो बच्चे वहाँ पर एजुकेशन ले और अच्छा अपनी लाइफ को डेवलप करे, अपनी जो ज़िंदगी है वो अच्छी से जिए। अगर वो लोग सुधर गए, वो एक बहुत बड़ा भाग है चाइल्ड मतलब गरीबों की एक बहुत बड़ी ऐसी टुकड़ी है या भाग है जिसको सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या अपनी कंट्री है वो इस गरीबी में डूब के रह जाएगी। तो उसको बढ़ाने के लिए भी मैनेजर को क्या करना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको चाइल्ड होम बनाने चाहिए, स्कूल्स बनाने चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको जॉब देनी चाहिए। तो यही उसके क्या रहता है, सामाजिक उद्देश्य रहते हैं। अब है ऑर्गेनाइजेशनल, संगठनात्मक उद्देश्य। अब ये क्या होता है, मैंने बोला ही था कि प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स कर दो तो आपका ये हो जाएगा। जैसे उसका संगठनात्मक उद्देश्य क्या होता है, टिके रहना मतलब मैनेजर की एक कोई कंपनी है ना, उस कंपनी को टिके रहना ज़रूरी है इस मतलब कंपटीशन युग में, या जो ये प्रतिस्पर्धात्मक युग है उसमें उनका क्या रहना चाहिए, टिके रहना ज़रूरी है। टिके रहने के लिए उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है। कंपनी का अगर अस्तित्व बनाए रखना है, कंपनी को बनाए रखना है समाज में या इस फील्ड में, तो उनको क्या करना होगा, लाभ कमाना होगा। तो लाभ के लिए क्या मतलब कंपनी तभी रहेगी जब उसको प्रॉफिट होगा। अगर लॉस में चल रही है कोई कंपनी तो वो तो एक दिन बंद हो जाएगी। तो बंद नहीं करनी है, उसको कंटिन्यू रखना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रॉफिट कमाना होगा। और प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, सूटेबल प्रॉफिट कमाना होगा। हो गया ना कनेक्ट आपका। उसी की तरह प्रगति आपका तभी होगी, आपका जो कंपनी है उसकी डेवलपमेंट तभी होगा जब आपकी कंपनी के पास प्रोडक्शन में क्या होगी, क्वालिटी होगी, और अपने टाइम का सही समय पर सही जगह पर आप अपना क्या डिस्ट्रीब्यूशन देंगे और डील करेंगे और कोऑर्डिनेशन होगा। तभी आप क्या करेंगे, डेवलपमेंट। मतलब आपका कंपनी का एक हिस्सा है, मतलब जो वो पीछे छूट जाता है और बाकी के हिस्से अगर आगे चल रहे हैं तो उसमें क्या
कोई आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। कंपनी का हर हिस्सा, मतलब वो एम्प्लॉय रिलेटेड हो, प्रोडक्शन रिलेटेड हो या किसी भी रिलेटेड हो, सारे उद्देश्य अगर फुलफिल हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं और उनकी पूर्ति हो रही है, तभी वो आपकी कंपनी है जो क्या करेगी, डेवलपमेंट करेगी। मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य हो या सामाजिक उद्देश्य हो, इन दोनों को भी प्राप्त करने के साथ साथ एक कंपनी के संगठनात्मक, कंपनी का खुद का उद्देश्य होता है, उसको टिके रहना है, उसको लाभ करना। अगर टिके रहना है तो लाभ कमाना होगा, लाभ कमाएगी तभी तो वो प्रगति करेगी, यानी वो अपना डेवलपमेंट करेगी। तो इनडायरेक्टली ये प्राइमरी और सेकेंडरी से ही कनेक्टेड है। मैंने बोला था कि टिके रहने के लिए प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और लाभांश कमाना। लाभांश मतलब अगर आप प्रोडक्शन अच्छा होगा और उस प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी होगी तभी आपको क्या वो सेल होगी, आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होगा और सही समय सही जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तभी आपको सूटेबल प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा और कोऑर्डिनेशन, और आप अपने बंदों को, अपने एम्प्लॉय को रिम्यूनरेशन टाइम टू टाइम देंगे तभी आपकी क्या होगी, कंपनी डेवलप होगी, जिसके अंदर पर्सनल और मतलब सामाजिक और ये सोशल दोनों आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होंगे, फुलफिल होंगे मैनेजर के, तभी वो आपकी कंपनी को, अपनी कंपनी को क्या कर पाएगा, डेवलपमेंट कर पाएगा, टिके रहेगी समाज के अंदर और अपना प्रॉफिट गेन करेगी। चलो इसी के साथ है इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस मतलब आपकी जो क्या ज़रूरत थी, मतलब मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है मैनेजमेंट, उसको हम देखेंगे। प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। अगर आपको ये सारा समझ में आ गया है, मीनिंग समझ में आ गया है और मैनेजमेंट की जो विशेषताएं समझ में आ गई है, उसके उद्देश्य क्या है वो समझ में आ गए हैं, तो अब आपको ये उसके इम्पोर्टेंस हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। प्रबंध के महत्व में सबसे पहला कि प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग कलेक्टिव गोल्स। आपके जो मतलब सामूहिक लक्ष्य हैं, मैंने बोला था कि कंपनी जो मैनेजमेंट की विशेषताएं एक बताती कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। तो इसके सबसे पहला महत्व क्या होता है, प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। कैसे सामूहिक लक्ष्यों को कैसे ये प्रबंध प्राप्त करेगा, उसको समझने के लिए क्या होता है कि प्रबंध की आवश्यकता प्रबंध के लिए नहीं बल्कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है। मतलब आपका जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट की आवश्यकता आपको पड़ी वो आपके मैनेजमेंट के लिए नहीं पड़ी, आपका जो संगठन, आपकी जो एंटिटी, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका कंपनी है, उसके लिए, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी। मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एंटिटी के लिए मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ी। तो हमारा यहाँ पे प्रबंध का कार्य संगठन के कुल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्न को सम्मान देना है। मतलब आपके जो सामूहिक उद्देश्य, मतलब आप मैनेजर हो तो यहाँ पर सिर्फ आपके उद्देश्य के लिए आपको मैनेजर नहीं बनाया है कि आपको आपके उद्देश्य दे दिया, बोला इसको अचीव करना है, इसके लिए आपको मैनेजर बनाया। नहीं, आपको मैनेजर क्यों बनाया है कि आप हैं जो किसी कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन या मतलब संगठन है, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप क्या एकजुट होके उसके उद्देश्य को अचीव करें और उसके सामूहिक उद्देश्यों को अचीव, मतलब सामूहिक मतलब उसके अंदर कंपनी के जो एम्प्लॉय लोग हैं, कंपनी की जो मशीनें हैं, जो कंपनी के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले या हित रखने वाले लोग हैं, उन सब का, और कंपनी के खुद के उद्देश्य, मतलब ये सारे जो उद्देश्य हैं उन सभी को सामूहिक रूप से प्राप्त, मतलब ऐसा नहीं कि प्राइमरी उद्देश्य प्राप्त कर लिया काम खत्म हो गया, सेकेंडरी कर लिया खत्म हो गया, या पर्सनल या सोशल या ऑर्गेनाइजेशनल एक उद्देश्य को पूरा कर दिया और बाकी काम पूरा हो गया। नहीं, इन सबको सामूहिक रूप में, इन सबको गेन करने के लिए, इन सबको अचीव करने के लिए, इन सबके उद्देश्य क्या है, उन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमने क्या, मैनेजमेंट का सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। ये तो मैनेजमेंट क्या किस चीज़ में हेल्पफुल होता है आपके, कि समाज के, यानी मतलब एक
सामूहिक लक्ष्य, मतलब जो एक संगठन है उसके सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपका मैनेजमेंट है जो सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। अगला रहता है प्रबंध क्षमता में वृद्धि करना। प्रबंध मतलब जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, आपकी क्षमता में वृद्धि करता है, आपकी कैपेसिटी में, इंक्रीज इन कैपेसिटी। मतलब जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, आपकी कैपेसिटी में, आपकी क्षमता में क्या करता है, वृद्धि करता है। मैनेजमेंट में कैसे, जैसे पहले जो दो लोग मतलब जैसे कोई प्रोडक्शन करते थे, तो मैनेजमेंट अगर वहाँ पे अच्छा है और उन बंदों को टाइम टू टाइम अच्छी सुविधाएं दी जाती है, उनको हैप्पी रखा जाता है, उनको शाबाशी, उनको मोटिव किया जाता है, तो वहाँ पे वो जो लोग, दो बंदे पहले 10 चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे थे, अब वो अपनी अच्छी 100% देके अच्छी मेहनत से वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का यूज़ करेंगे और अपने टाइम को वेस्ट न करते हुए अच्छा प्रोडक्शन देंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा। मतलब आपकी जो एम्प्लॉय लोग थे उनकी कैपेसिटी बढ़ी, एम्प्लॉय लोगों की कैपेसिटी बढ़ी, तो एम्प्लॉय लोगों ने मशीन का यूज़ किया तो मशीन की भी कैपेसिटी बढ़ी, ऑटोमेटिकली मशीन की भी, क्योंकि मशीन को अगर वो फुल यूज़ करेंगे तभी तो वो 10 की जगह 12, 12 की जगह 14 का प्रोडक्शन कर पाएगी। अगर उसका यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो तो 10 का भी प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे आपने अगर अपने एम्प्लॉय लोगों की मैनेजमेंट के द्वारा उनकी कैपेसिटी को डेवलप किया, उनकी कैपेसिटी को आप इंक्रीज़ कर पा रहे हैं, तो कैपेसिटी अगर एम्प्लॉय लोगों की इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली मशीनों की भी कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी। तो इसी तरीके से क्या क्षमता में वृद्धि करता है। क्षमता से ये भी होता है कि आपकी कंपनी पहले मतलब सिर्फ राजस्थान में प्रोडक्शन, अपना जो प्रोडक्शन होता है उसकी सप्लाई कर रहा था, अब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है और उसके वर्कर भी सेटिस्फाई हैं, तो इन सब से क्या होगी, उसकी और कैपेसिटी बढ़ेगी और कैपेसिटी में क्या होगा, वो राजस्थान के बाहर के फील्ड में भी अपना प्रोडक्शन है वो सप्लाई करेगा, सेल करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसकी क्षमता में वृद्धि होती है। अगली इसका महत्व जो रहता है या इम्पोर्टेंस है आपकी मैनेजमेंट की, अगला है, ये भी ध्यान रखना हिंदी और इंग्लिश दोनों के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, तो आप लोगों को, आप चाहे तो सारे लिख सकते हैं और आप चाहे तो अपना हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग जितने आपको मिलते हैं उतना आप लेके अपना नोट्स तैयार करें, ठीक है, क्वेश्चन कोई ना करें। अगला रहता है प्रबंध गतिशील संगठनात्मक का निर्माण करता है। मैंने बोला था कि प्रबंध क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है। मैंने कहा आपको मीनिंग याद होनी चाहिए, मीनिंग के बाद उसकी इंपोर्टेंस याद कर लो, उसके जो ये विशेषताएं हैं, वो फीचर्स हैं, उसको याद कर लो, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप एक दूसरे से कनेक्ट होगी। तो जैसे इसमें पहले आया था कि सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति, तो सामूहिक क्रिया है तो सामूहिक उद्देश्य ही तो प्राप्त करेगी, और ये गतिशील प्रक्रिया है, इसीलिए क्या प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। मतलब गतिशील है प्रबंध, मैनेजमेंट क्या गतिशील है, मतलब डायनेमिक है, इसीलिए वो क्या कर पाएगा, प्रबंध डायनेमिक है, इसीलिए वो प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण कर पाता है या निर्माण करता है। संगठन मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके एंटिटी या जो ग्रुप है, जो सब लोग मिलकर आप कंपनी है चला रहे हैं, वो कंपनी क्या रहेगी, गतिशील रहेगी, मतलब डे बाय डे डेवलप होगी, डे बाय डे डेवलप। पहले जो वो मतलब जैसे मैं बना दी हूँ आपको, बहुत पुराने टाइम में जो है वो अमिताभ बच्चन की जो फिल्में देखते हैं उनको पता ही होगा कि पहले कैसे जीन्स मिलते थे, पहले जो कपड़ों की सिलाई थी वो कैसी थी देखना, और आज के ज़माने में अगर मैं वैसी ही जीन्स आपको दे दूं, क्या पहनेंगे आप, क्या कपड़े वैसे यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी तो गतिशीलता आई है, मतलब डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, मतलब ये कि जो आपका कंपनी वही के वही है, स्ट्रेचिंग वही कंपनी कर रही है। पहले भी अमिताभ बच्चन जब कपड़े पहनते थे, मतलब पुराने टाइम में, तब भी वही कंपनी कपड़े बना रही थी, आज भी वही कंपनी कपड़े बना रही है, वही कंपनी है जो प्रोडक्शन कर रही है। लेकिन पहले प्रोडक्शन वैसा करती थी, आज प्रोडक्शन कुछ और करती है, आज की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो वही क्या था, गतिशीलता। मैनेजर क्या करता है, पब्लिक की डिमांड क्या है उसको ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है और फिर वैसे ही उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने संगठन को बोलता है कि आप प्रोडक्शन ऐसा ही करें, आप भी अपने आप को चेंज करें। तो क्या हुआ, संगठन है वो क्या कहता है, डायनामिक है, मतलब प्रबंध है वो संगठन की जो संगठन को गतिशील बनाता है या गतिशीलता का निर्माण करता है, ताकि संगठन भी आज के दौर में, आज के युग में जैसी डिमांड है वैसा ही अपना प्रोडक्शन बनाए, और ऐसा प्रोडक्शन बनाएगा तभी वो टिक पाएगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि उसकी सेल ही नहीं होगी, वैसा माल कोई खरीदना भी नहीं चाहेगा। तो आपको डायनेमिक समझ में आ गया होगा।
अगला है प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। प्रबंध क्या होता है? व्यक्तिगत, मतलब प्रबंध का उद्देश्य क्या, मैंने बताया था कि उसके पर्सनल कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त करने में सहायक होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको। तो प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होते हैं वो आपको समझ में आ चुका है। अगला रहता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी को डेवलप करता है। तो मैंने बताया था मैनेजमेंट के कुछ सोशल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वही आपके यहाँ पर लिखने हैं आपको कि सोशल मतलब सोसाइटी कैसे डेवलप होगी। सोसाइटी तभी डेवलप होगी जैसे मैनेजर हैं वो जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको अपनी कंपनी में जॉब देगा, तो उनके पास पैसा आएगा तो वो अपनी लाइफ को, अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को थोड़ा अप करेंगे, उसमें कुछ बदलाव करेंगे और वो भी कंपनी के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें इंटरेस्टेड होंगे, उनकी भी रुचि बढ़ेगी, उनका भी इंटरेस्ट होगा और वो भी उसको खरीदना चाहेंगे। तो जब उनके पास पैसा होगा तभी तो वो डिमांड कर पाएंगे। वो उनको समझ सारी है कि आज के जनरेशन में आज की जो डिमांड के अकॉर्डिंग ऐसी फैशन चल रही है, ऐसा कपड़ा पहना जा रहा है या ऐसी चीज़ों का यूज़ हो रहा है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे लोगों को क्या करेगी कंपनी, जॉब देगी तो उनके पास पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली वो लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे और अपने यूज़ के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो ये दूसरा, स्कूल लगा के जो लोग पढ़ाई, जो एक बहुत बड़ा भाग है अपने इंडिया का जो पढ़ाई से पीछे रह जाता है, तो वैसे लोगों को क्या करें, एक स्कूल बना के दें जहाँ पर उन बच्चों की एजुकेशन हो, उनका स्कूल लगे, उनको फ्री में शिक्षा दी जाए या थोड़ा बहुत पैसा लेके उनको शिक्षा दी जाए, ताकि उनका अगर एजुकेशन होगा तभी वो चीज़ों के बारे में समझेंगे। वो जो डिमांड है, जो यहाँ पे जनरेशन है अभी की, उनकी जो डिमांड है उसको समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी लाइफ को वो जीना चाहेंगे। तो फिर अगर वो पढ़ा लिखा वर्ग होगा तभी वो ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड का समझ रख पाएगा और अपना मतलब जो सोसाइटी है उसको डेवलप कर पाएगा। तो प्रबंध का समाज के विकास में सहायता होती है। समाज का जो विकास है या सोसाइटी को डेवलप करने में भी मैनेजमेंट किस तरीके से सहायक है आपको समझ में आ गया हो। अब है फेसिंग कंपटीशन। अगर आपको ये जो ज़माना है वो कैसा है, कंपटीशन भरा ज़माना है। अगर यहाँ पर आपको टिके रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। कंपटीशन को फेस वही कर पाएगा जिसके अंदर, जिसकी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो वो कंपनी कभी भी इस कंपटीशन के दौर में टिके नहीं रह पाएगी। कैसे, देखो आपके जो मैंने बोला कि कंपनी समाज से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। समाज की क्या डिमांड है, समाज क्या चाहता है, समाज कैसा प्रोडक्ट चाहता है, उनकी डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्शन करेंगे तो ही वो सेल होगा। और किस प्राइस पे, देखो अब 4-5 कंपनियां जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं जिस चीज़ का, वैसा ही प्रोडक्शन करने वाली आपको 10 से 15 कंपनियां और मिल जाती है। तो मुझे ये बताओ, अब 10-15 कंपनियां सब चल रही है तो सभी लोग अपना सेल करना चाहेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, कम मतलब आप जो सेलिंग प्राइस है उसको कम रखेंगे तभी, जो मतलब एक बंदा है 110 में बेच रहा है कोई चीज़, एक 120 में बेच रहा है और आप 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो बोलो सबसे ज़्यादा सेल किसकी होगी, आप ही की होगी ना। तो आप बोलेंगे मैम फिर तो हमें प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम नहीं होगा, प्रॉफिट तीनों ने अपना इक्वल 10-10 रुपये प्रॉफिट ऐड करा है, लेकिन किसी की कॉस्ट ज़्यादा है, लागत बहुत ज़्यादा है, उसको प्रोडक्शन करने में उनकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही। तो आप अपने कॉस्ट को अगर नीचे रखेंगे तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, लेकिन सेलिंग प्राइस आप नहीं बढ़ा सकते। सेलिंग प्राइस तो सभी की इक्वल रखनी होगी। तो यहाँ पर कंपटीशन में अगर सबकी प्राइस सेम है, 100 रुपये में हर कोई बेच रहा है, तो बोलो आप इस कंपटीशन के दौर में कैसे टिके रहेंगे। आप बस अपना कुछ भी करके अपने जो लागत मूल्य है या जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस है उसको कम करें, जैसे तैसे करके उसको कम करेंगे तो आपका प्रोडक्शन का जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। पहले अगर मैं बोलूँ कि कॉस्ट प्राइस पहले जो आपकी रहती थी वो 100 रुपये रहती थी,
कॉस्ट प्राइस, और उसमें 20 रुपये प्रॉफिट ऐड किया, तो आप सेल कितने में कर रहे हैं? 120 में। अब मैं बोलूँ कि आप अपनी कॉस्ट प्राइस को कम करें, मतलब 100 से नीचे आ जाए, तो आप सपोज करो आपने नीचे किया और 90 रुपये में कोई चीज़ बना के तैयार कर दी, अब उसको सेल कितने में करना है? 120। सेलिंग प्राइस हो आपकी वही रहेगी 120 में। तो बताओ अब प्रॉफिट कितना हुआ? 30 रुपीज़। मतलब पहले 20 रुपये होता था और आज 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपने अपनी कॉस्ट प्राइस को कम कर दिया, लागत मूल्य को कम कर दिया। तो ऐसे करके ही आप क्या करेंगे? प्रतिस्पर्धा में टिके रहेंगे। अगर जैसे आपके अगर एम्प्लॉय लोग सेटिस्फाई नहीं है तो भी आपका क्या प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, कंपनी में हर रोज़ जो हड़तालें वगैरह होती रहेगी, तो ऐसे करके आपका जो कंपनी का काम है वो डिस्टर्ब रहेगा। तो ऐसे करके दूसरे लोग अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करके अच्छा सा प्रोडक्शन करके टाइम टू टाइम सप्लाई देंगे, और आपके एम्प्लॉय है जो अभी हड़ताल पे ही बैठे हैं, भाई स्ट्राइक करके बैठे हैं, उन लोगों का क्या अभी तक प्रोडक्शन का कोई दिख ही नहीं रहा है। सीज़न आ गए, दिवाली आ गए, प्रोडक्शन का पता ही नहीं है, तो वहाँ पर भी आप प्रतिस्पर्धा में टिके नहीं रह सकते। तो उसके लिए आपको क्या मैनेजमेंट आपका क्या करता है? प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में सामना, यानी कंपटीशन को फेस करने में आपको हेल्पफुल होता है। अब है संसाधनों का विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, मतलब संसाधन में आपके जो एम्प्लॉय है या मशीन है, सब संसाधन में आते हैं। इन सबको आप क्या करेंगे? इनका डेवलपमेंट करेंगे, इनका विकास करेंगे। कैसे? एम्प्लॉय लोगों को ट्रेनिंग दे के विकास करेंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे, और जो इक्विपमेंट है, जो आपकी मशीनरी है, उनके अंदर क्या करेंगे? आप पुरानी मशीन को नई मशीन के अंदर कन्वर्ट करवा देंगे, तो वो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो ऐसे करके संसाधनों का विकास करेंगे। अगला रहता है संसाधनों का उचित उपयोग। अब आपने डेवलप तो कर दिया, ट्रेनिंग भी दे दी बंदों को, और वो अपना उनका स्किल बढ़ चुका है, वो अब अच्छा काम कर सकते हैं, हर कोई मशीन उनको चलाना आता है, लेकिन फिर उनका क्या उचित उपयोग, उसका यूज़ भी होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी जो है उनके अंदर, उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ होना चाहिए। किसका? जो आपका रिसोर्स है या जो संगठन है या संसाधन है, उनका संगठन के संसाधनों का क्या करना चाहिए? उचित उपयोग। मतलब मशीनें पड़ी है, एक दिन में मतलब 10 दिन में 2-4 बार यूज़ करते हैं, बाकी टाइम तो फ्री बैठे हैं, एम्प्लॉय लोग भी फ्री बैठे हैं, और प्रोडक्शन की मशीनें हैं वो भी फ्री बैठी है ना, क्योंकि एम्प्लॉय लोग काम ही नहीं करेंगे तो मशीन कहाँ से चलेगी। तो वहाँ पे क्या होता है? उनका उचित उपयोग होना चाहिए, मतलब उनकी जितनी भी अपॉर्चुनिटी है, उस सारे स्किल्स का, उस सारे अपॉर्चुनिटी कैपेसिटी का आप फुल यूज़ करेंगे, तभी आप मैक्सिमम मतलब प्रोडक्शन कर पाएंगे, और मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा तभी मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तभी आपका क्या जो प्रॉफिट है वो सूटेबल प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा, और जैसे प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आप अपनी कंपनी का एरिया या उसकी जो बाउंड्री है उसको और थोड़ा सा फैला सकते हैं प्रॉफिट ज़्यादा होने पर ही, और अपने एम्प्लॉय लोगों को ज़्यादा सैलरी भी दे सकते हैं। अगर कंपनी के खुद के पास भी प्रॉफिट कम है तो सैलरी कहाँ से देगी? तो ऐसे करके आप अपने संसाधनों का अगर उचित तरीके से उपयोग करेंगे तभी आप सबको हैप्पी रख पाएंगे। दूसरा है नवाचार और उसके उपयोग, इनोवेशन एंड इट्स यूज। देखें नवाचार कैसे, इनोवेशन कैसे, जो मतलब नए मैं बोल रही हूँ कि डिमांड आ रही है, नया मतलब जैसे लोगों की डिमांड है, जैसे नवाचार आया है। मैंने बोला अभी एग्जांपल दिया था आपको कि पहले ज़माने में जो जीन्सेस थे वो कैसे चलते थे, और अभी कैसे, अभी नया जो डिमांड है वो कैसा है, अभी लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं और पुराने ज़माने में कैसे पहनते थे। तो नवाचार आया, उस नवाचार को या इनोवेशन का यूज़ कैसे करना है, उसको नवाचार को कैसे अपनाना है। तो आप भी नवाचार को कैसे अपनाएंगे अपनी कंपनी में कि आप भी इस जो डिमांड है, जो जनरेशन की नई डिमांड है, जो नया प्रोडक्ट आया है, आप भी उसी प्रोडक्ट को बनाएंगे, उस डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे, तभी आप क्या करेंगे? अपनी कंपनी को टिके रह पाएंगे। और इसके लिए आपको क्या अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि वही मैनेजमेंट ही है जो बाहर जाके चेक करेगा कि अभी जो डिमांड है वो क्या है, नवाचार क्या है, इनोवेशन क्या हुआ है अभी, और फिर उसको यूज़ करेगा अपनी कंपनी में आकर। अगला रहता है आपका संगठन, अस्तित्व और विकास। संगठन का जो मतलब अस्तित्व है या ऑर्गेनाइजेशन, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। मैनेजमेंट क्या करता है? आपका जो संगठन है, जो आपकी कंपनी है, जो आपका एंटिटी है, उसका क्या कर रहे हैं? उसका अस्तित्व बनाए रखना है। मैंने बोला था कि आपका संगठनात्मक उद्देश्य के अंदर बोला था कि टिके रहना,
आपका टिके रहना ज़रूरी है। और टिके रहने के लिए मतलब टिके रहना मतलब अपना अस्तित्व बनाए रखना इस कंपटीशन वाले युग में, इस दौर में, इस जनरेशन में आपका अपना कंपनी को टिकाए रहना ज़रूरी है। और इसके लिए क्या मैनेजमेंट चाहिए। आपका कैसा मैनेजमेंट, बहुत अच्छा मैनेजमेंट होगा तो ही आपका जो कंपनी है वो मतलब टिके रहेगा। और टिके रहने के साथ में उसको क्या करना पड़ेगा, खुद को डेवलप करना पड़ेगा। आज की डिमांड के अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ेगा, खुद की ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का जो सर्वाइवल एंड ग्रोथ है वो मैनेजमेंट के द्वारा मतलब पॉसिबल है। तो इम्पोर्टेंस में सबसे पहला कि मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्यों है, उसका महत्व क्यों है, क्योंकि उसी के द्वारा हम अपने संगठन को उसका अस्तित्व बनाए रख सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मैंने आपको बोला था कि गरीब लोगों के लिए या गरीब जो बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं उन लोगों के लिए चाइल्ड होम बनाएं या स्कूल्स लगाएं, या जो लोग जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब दे। तो क्या होगा, एक मतलब देश को एक मदद मिलेगी। कैसे कैसे कि मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी संख्या कम होगी, उनको रहने के लिए घर मिल जाएगा, उनको खाने के लिए भोजन मिल जाएगा, उनकी मतलब जो गरीबी है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी, उनको एजुकेशन मिलेगी, बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, दूसरे लोगों के पास जॉब होगी। जॉब होने से क्या, सारे लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, सभी लोगों के पास पैसा होगा, जॉब होगी तो पैसा होगा। और स्कूल्स वगैरह होगी या चाइल्ड होम होंगे तो उनके पास क्या, अपनी मूलभूत जो उनकी इकाइयाँ हैं, मूलभूत जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी नीड्स है डेली की, वो कंप्लीट होती रहेंगी। तो उनको क्या मतलब दूसरे फील्ड में ध्यान देने को टाइम मिलेगा। अब वो भीख नहीं मांगे, अब क्या करेंगे, अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे। वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो फिर उनके पास अच्छी एजुकेशन होगी तभी वो फ्यूचर में बड़े होंगे और किसी कंपनी में अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना। काम करेंगे तो उनके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। किसका, अपनी कंट्री का, अपने देश का आर्थिक विकास होगा। कैसे, ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई। अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप, मतलब विभिन्न हित समूहों में समन्वय। अब देखना, एक कंपनी के अंदर हित रखने वाले बहुत से लोग होते हैं, बहुत से इंटरेस्टेड जो ग्रुप होते हैं, सभी मतलब ग्रुप में बोला कि जो एम्प्लॉय लोगों का ग्रुप है, जो मैनेजमेंट ग्रुप है, या जो एमडी ग्रुप है, या जो मतलब आपकी कंपनी को सप्लाई करते हैं गुड्स की वो है, या फिर आप लोगों के जो कह सकते हैं कि जो लोन देने वाली कंपनियां हैं, तो उन सब के अलग अलग ग्रुप होते हैं। ये सब आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं, तो इनमें क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और इनके कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। तो जो आपकी इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है वो कोऑर्डिनेशन से कैसे, कि जो भी जितने भी ग्रुप हैं, अगर मैनेजमेंट हुआ अच्छा तो ही वो सारे ग्रुप में क्या कर पाएगा, कोऑर्डिनेशन बिठा पाएगा। अगला है समाज में स्थिरता। इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है मैनेजमेंट की, मतलब मैनेजर का जो सोशल उद्देश्य होता है उसी के अकॉर्डिंग ये आपका समाज में स्थिरता, मतलब स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। मतलब स्थिरता कैसे, मतलब एक होता है कि लोगों को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग कोई चीज़ चाहिए तो मिल ही नहीं रही है, तो वो परेशान रहेंगे कि मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए और ये कहीं मिल ही नहीं रही है। मतलब आपको अगर बोल दूं कि कभी कभी आपके साथ में भी हुआ होगा कि आपको कभी कभी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो आप पूरा मार्केट घूम के आते हैं, आपको मिलती ही नहीं है। अब आप तंग हो जाते हैं कि यार ये चीज़ चाहिए, इतनी छोटी चीज़ है फिर भी नहीं मिल रही है, तो अब मुझे इसके लिए कहीं बाहर जाना होगा, और वहाँ पे भी पता नहीं मिले कि नहीं मिले, वो भी पूरा पक्का नहीं है, वहाँ पे भी मुझे कहीं घूमना पड़ेगा और फिर जाके वो चीज़ मुझे मिलेगी। अब इसके लिए क्या, आपकी लाइफ में एक उथल फुथल आ जाएगी, उतार चढ़ाव आएगा, आप मतलब परेशान हो जाएंगे। तो परेशान, एक चीज़ के लिए आप इतना परेशान है तो आप जिस चीज़ के लिए परेशान है उसके अलावा दूसरी भी तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, उन पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका सारी लाइफ ऊपर नीचे हो जाएगी, सब चीज़ें बिगड़ जाएगी। आप बोलेंगे यार एक चीज़ के खातिर मेरे कितने लॉसेस हो रहे हैं, कितनी उतार चढ़ाव मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो अगर उसी चीज़ का कंपनी है वो सही टाइम पे सही जगह पे आपको सप्लाई दे दे तो आपका हड़बड़ाहट ख़त्म हो जाएगा। आपका जो सोसाइटी है उसके अंदर
अंदर वो एक स्थिरता आ जाएगी। सब मतलब आपको टाइम, जैसे ही आपकी डिमांड आई और वैसे ही आपको सप्लाई हो गई तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और आप अपने दूसरे काम पे अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, समाज में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी पूरा हुआ। थैंक यू सो मच।